जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। इस साल का जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है नए पैटर्न के आधार पर वो आ चुका है। पूरा फुल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। वीडियो पे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। बोल रहा हूँ तो घबराहट हो रही है बट कोई नहीं, आपके लिए कुछ भी। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखो बच्चों, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर आपके पास कोई दो संख्या है और उनका आप HCF निकालते हो, मान लेते हो वो दो संख्या A और B है और उनका अगर HCF 1 आ जाता है तो उन संख्याओं के जोड़ों को क्या कहा जाता है? सह अभाज्य कहा जाता है। ठीक है जी, तो हमें बस ये देखना है कि इन दो संख्याओं का HCF मॉशअप 1 होगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इसका मौसम तो 7 आ जाएगा। 31 एकम 31, 31 तिया 93, इसका मौसम 31 आ जाएगा। यहाँ आ जाओगे, दो से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो इसका मौसा आ गया 2। तीन ऑप्शन तो आपके नहीं हुए क्योंकि 7 31 2 आ गया। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे देखो, 18 का अगर आप गुणनखंड करोगे, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार है। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 बार है। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में हो। कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो HCF क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। इसका HCF आ गया 1। अगर इसका HCF 1 है दोनों संख्याओं का, तो ये क्या होगा? ये एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। क्रो को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यक 2 और -3 है तो A और B के मान क्या होंगे? प्यारे बच्चों, जो भी शून्यक होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये x के रूप में बहुपद है, यानी कि x के जगह पे 2 और x के जगह पर -3 रखने पर समीकरण को ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, शून्य बना देगा। शून्य है ना, तो x बराबर 2 रखोगे, जहां जहां x है वहां 2 रख दो। ठीक है, तो 2 रख, 2 दूनी 4, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2a, 2 एकम 2 प्लस b, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। 4 और 2 प्लस का 6 इधर के क्या होगा बाबू? माइनस का 6। पहला समीकरण। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको? -3 रखना है दूसरी स्थिति में। जहां जहां x है वहां -3 रखो। ठीक है, 3 तिया 9, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का 3 है, 3 एकम 3 माइनस का प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 है प्लस का b। 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा प्लस का 6 इधर के हो जाएगा -6। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसको और इसको हल कर लेंगे विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, कोई शॉर्टकट जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, हर क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2a प्लस b बराबर माइनस का 6 और माइनस का 3a प्लस b बराबर क्या है? माइनस का 6। ठीक है, समान चिन्ह है, b के गुण समान है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो इससे ये घटा। 2 में से देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5a, प्लस का 6 माइनस का 6 0। 5 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा, a का मान तो होगा 0। ऑप्शन में देखो कहीं a का मान 0 दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। a का मान 0 किसी भी एक समीकरण में रख दो, a का मान 0 किसी भी एक समीकरण में रख दो। यहाँ रख देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे हमने 0 रख दिया, 2 गुणा 0 0, बी में 0 जोड़ेंगे तो बी रहता है, तो बी का मान क्या आ गया -6। ए का मान 0 होगा और बी का मान -6 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो n² - 1 है 8 से विभाजित होती है या अगर n क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, तो आपको रट्टा मार नहीं मारना है, काउंटर एग्जाम्पल लेके इसको समझना है। ठीक है, अगर n एक पूर्णांक ले लोगे, पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, और जब सत्य सत्य होगा तो हर कथन पे सत्य होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, ठीक है, यहाँ n की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 एक पूर्णांक है, 2 ले लेता हूँ, 2 एक पूर्णांक है। हमेशा ना होने का सोचना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग करूँगा, उसमें से 1 घटाऊंगा, 4 में से 1 घटाऊंगा, 3 आ जाएगा। 8 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो ये बात गलत हो गई, ये पूर्णांक से कटेगा। फिर आ जाओ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 2 भी आता है, तो इस पे भी बात नहीं बनी। 1 के लिए भी बना करेगा तो मना हो जाएगा। ठीक है, 3 लोगे तो सत्य कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सही है। अगर सत्य होगा तो हर स्टेटमेंट पे सत्य होना चाहिए, हर एक चीज़ पे सत्य होना चाहिए। विषम संख्या, कोई भी एक विषम संख्या ले लो, जैसे 1 ले लो, ठीक है, 3 ले लो, मैंने एक विषम संख्या 3 ले ली, n की जगह पर 3 ले ली। काउंटर एग्जाम्पल रखते हैं, 3 का वर्ग -1, 9 - 1 करोगे 8, 8 से भाग जा रहा है, 8 1 कम 8, पूरा पूरा जा रहा है। 1 भी लोगे तो भी संतुष्ट होगा, क्योंकि 0 हर संख्या से विभाजित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। n हमारा क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे 2 रैखिक समीकरण है, 2 चर में, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा की कंडीशन ये वाली होती है, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टे b2 के, बराबर ना हो c1 बट्टा c2 की। ये समांतर की कंडीशन है। ये क्या है, केवल एक हल के लिए। ये वाला क्या है, ये हमारा है समांतर रेखा। समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, ये होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। एक हल होता है इसमें, केवल एक हल, और ये होता है संपाती रेखा। और इसके अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। एक परिमेय संख्या मैंने 2 ले ली, एक अपरिमेय संख्या √3 ले ली, तो क्या होगा, परिमेय गुणा अपरिमेय, अपरिमेय ही रहता है। अगर एक संख्या परिमेय है दूसरी अपरिमेय है, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो या भाग करो, अपरिमेय ही रहेगा। तो सदैव एक अपरिमेय संख्या रहती है। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं द्विघात समीकरण। ये हमारा द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमें क्या दे रखा है, समीकरण के 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा हो, तो ये कथन बिल्कुल सही है। समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं अगर b² - 4ac का मान 0, ये कथन भी सही है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, ये कथन भी सही है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं, चौथा वाला गलत है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। के विकल्प ए में आ जाओ, फर्स्ट सेकंड सही है, बी सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, सी डी भी होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। जब धनात्मक होता है तो वास्तविक मूल होते हैं, जब 0 होता है तो बराबर मूल होते हैं वास्तविक, और जब 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता। तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद निकालना है, तो 11 एक कम कर देंगे, a + 10d है ना, ये निकालना है। प्रथम पद a हमारा क्या है, -5, d कैसे निकलता है, d निकलता है दूसरे पद से, पहला पद घटा दो, तो ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 ले लिया, लास्ट पर नीचे गुणा करोगे 2 आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ -5 1 -5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 घटाओगे 5 आ जाएगा। सर्वांतर 5/2 है। अब ये मान रखो, प्रथम पद हमारा -5 है, सर्वांतर हमारा 5/2 है, 2 पंजे 10, 5 बचे 25, 25 में से 5 घटाओ दोगे तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 20। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये बिंदु और ये बिंदु निम्नलिखित में से किसके शीर्ष हैं? अगर मैं आपको बना के दिखाऊं चित्र, x का मान पॉजिटिव में, इधर x का मान नेगेटिव में, और y का मान पॉजिटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव। पहला बिंदु क्या अपना 4,0, 1 2 3 4 यहाँ होगा। 4,0 ये है, नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 4,0 ये वाला होगा। ठीक, फिर अपना है -4,0, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा -4,0। ठीक, फिर अपना 0,3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो बीच की दूरी और ये बीच की दूरी है वो समान होगी। ठीक है, निकाल के देखो, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान आएगी। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी समान आएगी और ये अलग आएगी, तो त्रिभुज में 2 बीच की दूरी समान आ रही है। आप बोलोगे बीच की दूरी कैसे समान आ रही है, कैसे पता लग रहा है भैया? मुझे तो पता लग गया, आपको नहीं पता लग रहा तो आप निकाल लो। सूत्र आपका क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। निकाल लो, ये x1 है, ये y1, x2 ये y2। x1 अपना है -4, x2 है 0, y1 है 0, y2 है 3। तो -4 में से 0 घटाएंगे -4 बचेगा, और यहाँ -3 बचेगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 मिला, ये भी 5 आएगा। ये अपना x1 है, ये y1, x2 y2। क्या होता है सूत्र? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 में से 3 घटाएंगे -3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 16 9 √25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? समद्विबाहु हो जाएगा। कहीं हो रहा है समद्विबाहु? हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसका कथन है? देखो, अगर आपको रट्टा नहीं मानना है, आपने क्या क्या चीज पढ़ी है, किस चीज संबंधित है, सोचो। 2 त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात समान होने पर, 2 त्रिभुज हैं ये एक है और ये है। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी है, पी क्यू आर है। इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। ठीक है, तो ये कथन किसने बोला था? थेल्स ने बोला था, पाइथागोरस ने बोला था, बुधायन ने बोला था, हीरोन ने बोला था। तो थेल्स ने बोला था। किसने बोला था? थेल्स ने। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा पी ए और पी बी इस प्रकार है कि ए बी पी 50 है। ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ओ ए बी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर यहाँ एक्स कोण बनता है तो यहाँ पे भी एक्स कोण बनेगा। और वैसे अगर देखा जाए प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण 90 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण भी 90 है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है।
10.1 में कहती है स्पर्श रेखा त्रिज्या 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये वाला कोण मैं निकालना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं क्योंकि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B कितना हो गया प्यारे बच्चों? 360। P हमारे पास है 50, A हमारे पास है 90, O हमें निकालना है, B हमारे पास है 90। 90 90 180, 180 में 50 जोड़ेंगे 230। प्लस का 230 इधर क्या आ जाएगा? माइनस का 230। तो यहाँ हमें मिलेगा 130, ओ मिल जाएगा 130। अब मैं आपको फिर से चित्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए है, यहाँ पर हमारे पास बी है, यहाँ ओ है, ठीक। ये वाला कोण एक्स है जो कि आपको निकालना है, ये वाला भी एक्स है, और ये कोण हमने निकाला है 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 लगा देते हैं, x प्लस एक्स प्लस 130, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? सही जोड़ा है ना हमने यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए प्लस का 130 इधर के हो जाएगा माइनस का 130, घटाएंगे तो 50 आएगा। x का मान निकालना, 2 गुणे में बट्टे में आ जाएगा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है बोर्ड वालों ने, यहाँ 30 डिग्री है, छूट गया था उनसे, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होती है, इंसानों से ही गलती होती है। फिर आ जाते हैं 2 10 30, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, मान रख देंगे 1/√3, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। सो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर √3, 1 का वर्ग करेंगे 1 होता है, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है। यहाँ पर हमें भिन्न दिख रहा है, इसको पहले हल करना पड़ेगा। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा रखो, यहाँ लॉसअप आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है 2/√3, यहाँ पर है 2/3, ठीक है जी। अब जानते हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 गुणा 3 और यहाँ आ जाएगा √3 गुणा 2, 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों √3 गुणा √3, और यहाँ पर है √3, √3 से √3 कटा, यहाँ बचा √3, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। sin 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2, और sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक। और tan 60 का मान होता है √3, √3 किसका मान है? tan 60 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, कह रहे हैं त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 गुणे πr², तो ये ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा होगा, तो उसे काटोगे θ/360 हो जाएगा गुणे πr², ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं गिल्ली डंडा का खेल में गिल्ली का आकार, ठीक है, ये जो गिल्ली होती है ऐसे होती है ना गिल्ली, ये गिल्ली का आकार कैसा होता है? तो देखोगे ये वाला होता है बेलन, एक बेलन होता है, ये शंकु होता है, और ये भी शंकु होता है। बेलन प्लस 2 शंकु का आकार होता है, 2 बेलन होते हैं, एक शंकु एक बेलन होता है, 2 शंकु और एक बेलन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे नीचे दिए गए कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके मान दिए हुए मिलान कीजिए, सही मिलान बताना है। sin 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? sin 90 का मान 1 होता है, पहले का तीसरा। cos 90 का मान 0 होता है, दूसरे का चौथा, ठीक है। tan 60 का मान √3 होता है, तीसरे का दूसरा, और sec 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। सो देखो
ए का फोर्थ, ए का सेकंड बोल रहा है ये गलत, ए का थर्ड बोल रहा है ये भी गलत, ए का फर्स्ट बोल रहा है गलत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ए का फोर्थ है ना साइन, सॉरी ए का थर्ड है, ए का थर्ड है ना, एक सेकंड, ए का थर्ड है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी। ए का थर्ड है, ये चीज़ कहाँ जा रही है, तीसरे में जा रही है, ए का थर्ड है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यानपूर्वक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी समय पर एक खंबे की छाया की लंबाई √3 गुने हो जाती है। हमारे पास एक खंबा है, ये हमारे पास एक खंबा है, ठीक है। खंबा पहले मान लेते हैं h हाइट का था और उसकी छाया किसी समय √3 गुने हो जाती है, ठीक है। एक समय पर एक खंबे की छाया खंबे की लंबाई की √3 गुने हो जाती है, तो उन्नयन कोण कितना होगा, मान लेते हैं उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। इसका नाम दे दो, ए बी सी है, नाम दे दिया। तो जो दो भुजा हमें पता होते हैं उनका अनुपात हमें चाहिए होता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यहाँ 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें लंब और आधार का अनुपात पता है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये आप जानते होंगे। यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट होता है। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। एच से कम एच, यहाँ आ गया 1/√3 tan थीटा बराबर है, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान समान करने होते। अगर इधर 10 में तो इसका मान में 10 में सोचो, 10 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√3, तो 10 से 10 कटा, ठीक है। थीटा का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहे इनको हल करके बताइए, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, कई बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, दो है, ठीक है। करते हैं इसका सॉल्व। देखिए बेसिक नियम क्या कहता है, कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदल के हल करो, ठीक है। 1 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्योंकि कोई सर्वसमीका नहीं लग रही थी तो मैं चेंज कर रहा हूँ। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ठीक है। एक्चुअली मैंने आज एक यूट्यूब चैनल है बीकाकुल नाम से, आप जानते होंगे बीकाकुल, ठीक है। उसका एक बंदा बड़ा फुदक रहा था, हम जैसे क्रिएटर्स हैं ना, हम जैसे मेरे भाई छोटे बड़े और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, मैं वैसे सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन टीचर्स की तो रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो उनके अंदर का जो एरोगेंस है, जो ईगो है, जो वीडियो में दिखा रहा है कि हम ही सब कुछ है, बाकी तो सब ऐसे क्या बोला, लूले लल्लू लल्लू फल्लू ऐसे नाम से बोल रहे हैं, तो भाई ऐसे टीचर को मैं क्या ही बोलूँ। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ और अच्छे से धोऊंगा मैं उसको, ठीक है ना। चलिए पढ़ाई करते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने एक ले लिया। इसके बट्टे में कॉस है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, एक से भाग देंगे कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा कम कॉस थीटा, ठीक है। इसके बट्टे में कॉस है, इसके बट्टे में कॉस है, ऊपर फिर वैसे का वैसा आ जाते हैं, कॉस एक कम कॉस, एक कम एक, यहाँ साइन थीटा है, एक से भाग देंगे साइन थीटा में, साइन थीटा एक कम साइन थीटा, साइन साइन को भाग दोगे कॉस थीटा बढ़ जाएगा, साइन एक कम साइन, एक कम एक। अब क्या होता है, एक यहाँ देखेंगे आप, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यहाँ पे भी समान है, बस चिन्ह का फर्क है। तो ऊपर आपका सूत्र बन रहा है a + b गुणा a - b,
जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा देते हैं सूत्र में। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर ऊपर गुणा किया, नीचे नीचे भी गुणा कर देना है। अब इसको आगे हल कर दें। तो देखो इसको खोलेंगे, खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। सूत्र तो आपको पता ही होगा ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। खोल देते हैं इस सूत्र से। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। नीचे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। देखिए ये एक सर्वसमीका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसकी जगह पे आप 1 रखोगे ना, तो प्लस का 1 और ये माइनस के कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा साइन थीटा। कटा इससे, सिर्फ क्या बचा, 2। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना का प्रायिकता का मान नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी घटना हो प्यारे बच्चों, उसकी प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ना तो नेगेटिव में हो सकता है ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, तो बी नेगेटिव में ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में किसके लिए उपयोगी होता है। जब हम माध्यक निकालते हैं तो हम संचयी बारंबारता CF निकालते हैं, तो माध्यक के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, वो आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। देखिए 2 कितनी बार है, 3 2 बार है, 7 3 बार दिख रहा है, तो बहुलक हो जाएगा 7, क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा बार है। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 है, तो माध्यिका क्या होगी। तो आप जानते हैं संबंध जो होता है बहुलक बराबर क्या होता है कि माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, माइनस के 2 माध्य, ये सही संबंध होता है। अब इस संबंध में मान रखते हैं, हमें दे रखा है बहुलक कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। माध्यिका निकालनी है, मान लेते हैं माध्यिका x है, और माध्य 16 दे रखा है, माध्य में 16 दे रखा है। 16 दूनी 32, माइनस का 32 इतना क्या हो जाएगा, प्लस का 32, 3 और 2 5, 3 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 बचे 15। तो हमें हमारा जो माध्यक मिलेगा वो 15 मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक, आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि खंड जो और था वो हमने आराम से कर लिया, ऑब्जेक्टिव 20 आने सारे प्रश्न हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट खंड ब में, जो वर्णनात्मक प्रश्न है। और खंड ब में आपको जितने भी प्रश्न दिए गए सारे करने हैं, सभी खंड कीजिए, 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। करते एक करके। सबसे पहला दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेते हैं, हल में माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बट्टे वाला Q का मान कभी 0 नहीं होता, और P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। तथा अगर आप HCF निकालते हो P और Q का, तो वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये सब लिखना है। अब आपको क्या करना होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखना होता है, बाकी सबको दूसरी तरफ। 3 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा। ठीक,
तो आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम परिमेय से गुणा और भाग करें, परिमेय रहता है। पी बट्टे क्यू परिमेय, 3 परिमेय भाग में आ गया तो परिमेय ही रहेगा। तो आप लिखोगे चूंकि पी बट्टे 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, मेरे भाइयों अब बताइए, क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकते कभी? बिल्कुल नहीं। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1 से अब क्या बोल दोगे भैया, अंडर रूट 2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता पी बट्टे 3 क्यू के। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा सही होती तो ये बराबर आना चाहिए था, ये बराबर आना चाहिए था, परंतु ये तो बराबर नहीं आ रहा है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। यानी कि जो हमने मान रखा था वो गलत है। इसलिए 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। सर कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं इस और इस बिंदु को जोड़ने वाले खंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित करने वाले, ठीक है, एक रेखा ले लो, फ्रेम करते हैं रेड कलर से। ठीक है, हमारे पास बिंदु जो दे रखा है, ये बिंदु मान लेते हैं ए दे रखा है जो कि है 4 कमा माइनस का 1, और ये बिंदु हमें बी दे रखा है जो कि है -2 कमा माइनस के 3। सम त्रिभाजित कर रहा है इसको, तो समान 3 हिस्सों में बांटना है। यहाँ पर एक बिंदु होगा, यहाँ पर एक बिंदु होगा। इस बिंदु का नाम मैं पी बोल देता हूँ, इस बिंदु का नाम मैं क्यू बोलता हूँ। देखो इनको समान 3 टुकड़ों में बांटने के लिए इसके अंदर 2 बिंदु डालने पड़ेंगे। तो ये पी बिंदु निकालना है, एक्स कमा वाई, ये क्यू बिंदु निकालना है, एक्स कमा वाई इसके निर्देशांक है। अगर पी निकालोगे, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। विभाजन सूत्र का शानदार क्वेश्चन है। पी बिंदु के लिए पी के लिए हमारा m1 क्या हो जाएगा, इधर कितना टुकड़ा है 1, और m2 क्या हो जाएगा, इधर कितना टुकड़ा है 2। पी के लिए हो जाएगा m1 1, m2 2। अब आ जाओ विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो देखिए मेरे भाई, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, m2 है 2, x1 कितना है 4, m1 प्लस m2। तो ये अपना हो जाएगा -2, 4 दूनी 8, 6/3, 3 दूनी 6। तो इसका जो x निर्देशांक मिल गया वो मिल गया 2। अब आ जाओ y पे। y निकालने का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये सूत्र होता है। यहाँ पे हम मान रखेंगे, m1 का मान 1 है, y2 का मान -3, m2 का मान 2 है, और y1 का मान है -1, m1 प्लस m2। 3 एकम 3, 2 एकम 2 बट्टे में 3, -5 बट्टे में 3। वही हमारा कितना है, -5/3।
पहला बिंदु हमें ये मिल गया, 2, -5/3। ठीक, अब आ जाओ क्यू बिंदु के लिए। क्यू के लिए चेंज क्या होगा भाई, सिर्फ M1 और M2 ही चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। अगर क्यू पे आ जाओगे, इधर कितने टुकड़े हैं, इस तरफ 2 टुकड़े हैं। क्यू के लिए इस तरफ 2 टुकड़े हैं, तो M1 2 होगा और इधर 1 होगा, M2 1 होगा। ये सब मैंने बढ़ा रखा है, एनसीईआरटी के प्रश्न है। सो देखिए, एक्स निकालोगे, सूत्र क्या होता है, M1 x2 M2 x1 बट्टे में M1 + M2। M1 कितना है मेरे भाई, M1 है 2, x2 है -2, M2 है 1 और x1 है अपना 4। M1 + M2 0/3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स दशांक आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। कंटिन्यूस पेन हो रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा। वाई पे हम आ जाते हैं। सूत्र क्या होता है, M1 y2 + M2 y1 बट्टे में M1 + M2। M1 का मान कितना है, 2 है। y2 का मान हमारे पास -3 है। M2 का मान 1 है और y1 का मान भी 1 है, माइनस का। माइनस के साथ बट्टे 3। तो ये दोनों बिंदु हमारे आराम से मिल गए। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हमें आराम से मिल गए। नेक्स्ट, कह रहे कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको कारण देना है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कथन सही है, लेकिन आपको डिटेल में देना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में आ जाओ। सो हमें दिया है, अगर ये चीज़ समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करती है तब तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। सेक बराबर कितना दे रखा है, 12/5 दे रखा है। ठीक है, सेक बराबर 12/5 दे रखा है, तो आपको पता होगा ट्रिक क्या होती है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक, यहाँ से साइन होता है कॉस, टेन, कोसिक, सेक, कॉट। ठीक है, हमें सेक दे रखा है, सेक मतलब यहाँ से ये चीज़, ये हमें कर्ण दे रखा है नीचे, कर्ण बट्टे ये हमें क्या दे रखा है, आधार। ठीक है, अब इस आधार पे हम क्या बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। कर्ण हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है। अगर लंब का मान 12 से छोटा आ जाए तब तो सही होगा। ठीक है, तब तो सही होगा। 12 से बड़ा आ जाए, 12 आ जाए तो सही नहीं होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास है 12, आधार हमारे पास है 5, लंब हमारे को निकालना है। ठीक है, 12 का वर्ग 144, संख्या को एक तरफ ले आओगे तो लंब का जो वर्ग मिलेगा वो मिलेगा 119। लंब क्या हो जाएगा, 119 का वर्गमूल। 119 का वर्गमूल
12 से तो छोटा होता है, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो 119 का जो वर्गमूल है, लंब जो आया है, वो छोटा है किससे? 12 से, अतः संतुष्ट करेगा। तो ये कथन क्या है बच्चों मेरे? कथन मेरा सत्य है, ट्रू है। ठीक है, ये प्रश्न भी आराम से बन गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या नहीं पता हमें, मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें दे क्या रखा है? यहाँ लिखोगे, माना वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया क्या है? वृत्त की परिधि हमें दे रखी है, जो कि है 22। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। आर हमें नहीं पता, कुछ कट रहा है, बिल्कुल 22 एक कम 22। आर निकालना है, ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा, 7 एक कम 7, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है वो आराम से निकाल लो। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि होगा वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 4। चतुर्थांश से 4 से भाग देना है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², 4 से भाग देना है। हल करो, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी है 7/2, r² है, r को 2 बार गुणा कर देना। r हमारा 7/2 था, बट्टे में है 4, एक साथ से एक साथ कटा, 2 एक कम 2 एक कम। ठीक है, 11×7 = 77, बट्टे में है अपना 2, इधर अपना 4, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। 70 एकम 77, 2 चौके 8, आंसर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट, कह रहे हैं अगर पी इतना है तो पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? अगर पी नहीं मतलब पी ई डैश अपने को निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं पी ई डैश क्या होता है? 1 - पी ई होता है। पी हमें दे रखा है 0.05, यानी कि हमें एक को मैं 1.00 लिख सकता हूँ, घटाना है 0.05। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9, इसने दे दिया था। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.95। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। 4 में आ जाओ। कह रहे बिंदु ये और ये से समदूरस्थ है, तो एक्स के मान बताइए। कह रहे बिंदु क्यू इससे और इससे समान दूरी पर है। आपको समझाता हूँ, हमारे पास एक बिंदु क्यू है जो कि है 0,1, वो इस P बिंदु से और इस R बिंदु से समान दूरी पर है। P बिंदु हमारा है 5, -3 और R बिंदु है x, 6, समान दूरी पर है। इससे लेकर इसकी दूरी और इससे लेकर इसकी दूरी क्या है बच्चों? समान है।
हमको क्या दे रखा है भाई, हमको दे रखा है पी क्यू बराबर है क्यू आर के। पी क्यू बोले तो दो बिंदु के बीच की दूरी, सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का वर्ग, फिर y1 माइनस y2 का वर्ग, सूत्र में रख दिया। सेम चीज यहाँ लगेगा, x1 अब की बार x1 0 है, x2 है x, y1 है 1, y2 है 6। इधर भी अंडर रूट है उधर भी अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है। यहाँ से 5 में से 0 घटाओगे सिर्फ 5 बचेगा, -3 और 1 माइनस का 4 बचेगा, 0 में से x घटाओगे माइनस का x बचेगा, 1 में से 6 घटाओगे माइनस का 5, 5 बचे 25, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, 4 चौको 16, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है, x का वर्ग x स्क्वायर, 5 बचे 25, इधर प्लस का 25 इधर प्लस का 25 कटा, बराबर के दोनों तरफ समान रहने पे कटता है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा, 16 बचा, तो वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब 2 नंबर वाले भी हो गए, अब हम आ जाएंगे 4 नंबर वाले प्रश्नों। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको गिन के, तो जो आते हैं वो अच्छे से वही करना। कह रहे 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, संपूरक बोला है तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, ये हमने मान लिया क्योंकि संपूरक बोल रखा है, क्योंकि संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 हो तो संपूरक कहते हैं। देखिए x को और y को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा, ये तो वर्ड्स में छुपा हुआ है। उसके बाद क्या बोला प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला है कि जो बड़ा कोण है, जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्लस का वाई इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का वाई। ये हमारा दूसरा समीकरण है, पहला था। क्या करना है, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या है, पहला वाला बच्चों x प्लस वाई बराबर 180, दूसरा अपने पास x माइनस वाई बराबर 18। विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 198। दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, x का मान आ जाएगा 99। बड़ा वाला कोण कितना होगा, 99 डिग्री। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा प्लस का x इधर के माइनस का x हो जाएगा, x का मान 99 वो रख देंगे तो ये आ जाएगा 81 डिग्री। बड़ा वाला कोण 99 डिग्री होगा, छोटा वाला 81 डिग्री का होगा। ये भी हो गया अपना बड़ा आराम से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। आपको बना के दिखाता हूँ।
ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ए बी समांतर है सी डी के, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके, कौन सी? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए, ये जो ओ ए है, ओ सी, ओ बी, ओ डी है, यानी कि इस त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो इन दोनों त्रिभुजों में है। तो ये चीज़ है। अब आ जाओ हल में, जो दिया है गया था उसके आधार पर हमने चित्र बना लिया, सिद्ध करना है आपको ये चीज़। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है। अगर ये भुजा समानांतर है बाबू, तो यहाँ पर जो कोण होगा और यहाँ पर जो कोण होगा वो बराबर होगा, एकांतर कोण समान होते हैं, और यहाँ पर जो कोण होगा और यहाँ पर जो कोण होगा वो बराबर होगा, ठीक है, समांतर होगा, क्योंकि समांतर है, तिर्यक रेखा का काम करेगी, एकांतर कोण समान होते हैं, है ना। तो और ये आप जानते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में, ठीक। सो देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमारा कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर है, और कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी और एकांतर कोण समान है, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसके समान है। उसके साथ साथ जो हमारा कोण ए ओ बी है वो बराबर होगा सी ओ डी के, ए ओ बी बीच वाला, सी ओ डी बीच वाला बराबर है। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब ने तीनों संगत कोण बराबर दिखा दिए, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल नियम से जो त्रिभुज है अपना ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है, ठीक है। अर्थात अर्थात यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ए ओ, और यहाँ से आ जाएगा सी ओ, ठीक है, और फिर यहाँ से आ जाएगा ओ बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा ओ डी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हलवा क्वेश्चन एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। कह रहे हैं ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य ज्ञात करो, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करो। तो पहले शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए जो भी द्विघात बहुपद है उसको शून्य के बराबर रख देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से करनी है। ऐसी दो संख्या निकाली है, 3 गुणा 4, ऐसी दो संख्या सोचिए जिनका गुणा करने में 12 है और घटाने पर एक्स का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो एक है। गुणा करने पे 12 है और घटाने पे 1, 4 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ मान लिखेंगे, नेगेटिव तो ब्रैकेट लगा के मान रखो। माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक। सो यहाँ से एक जोड़ा आ जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा आ जाएगा। इस जोड़े से भाई अपना एक्स सुबनिष्ठ है 3, एक्स स्क्वायर जगह एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बचा, एक्स बाहर आया तो यहाँ से 4 बचा, चिन्ह प्लस का लगा दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? वही है ना, 3 चौके 12, घटाने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। 4 3 लिखूंगा तो मैंने 3 यहाँ लिखा ही नहीं, देख रहे हो,
दिमाग, 3 यहाँ नहीं लिखा, मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक निकालते हैं उपनिष्ठ, एक जब निकालते हैं तो पूरा वैसा का वैसा बाहर आ जाता है। ठीक, अब आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम है, सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि आपने सही किया। अगर सेम टू सेम नहीं आया तो आपने गड़बड़ की है। जो 2 बार उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं चिन्ह के साथ। एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 इधर के हो जाएगा प्लस का 4, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ गया पहला शून्यक। इसको 0 मानेंगे। यदि x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 इधर के क्या होगा, माइनस का 1। ये हमें मिल गया हमारा दूसरा शून्यक। इसको आप अल्फा बोल लो, इसको आप बीटा बोल लो। अब देखो, चूंकि एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं, ए हमारे पास 3 है, एक्स के गुणज को कुछ नहीं है, एक होता चिन्ह के साथ माइनस के 1, और अचर पद को हम सी कहते हैं। कितना है दोस्त, माइनस के 4 है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। पहला, शून्यकों का योगफल, ठीक, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की बी बट्टा ए। ठीक है जी, ये होता है। तो दोस्त अल्फा मेरे पास क्या है, 4/3 है, बीटा मेरे पास माइनस का 1 है, बी मेरे पास माइनस का 1 है, ए मेरे पास 3 है। ठीक है जी, हल करते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 4 से आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 चौको 4, प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 घटाओगे 1/3 इधर भी, 1/3 इधर भी, दोनों तरफ समान है। हमारी जांच संतुष्ट है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। शून्यकों का योगफल निकाल लिया। अब हम आ जाएंगे शून्यकों के गुणनफल पे। ठीक है, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा हमारे पास क्या है दोस्त, 4/3, और बीटा हमारे पास माइनस का 1 है, सी हमारे पास माइनस का 4 है, ए हमारे पास 3 है। 4 एकम 4, माइनस का बट्टे में है 3, इधर भी है माइनस के 4/3। हमें हमारा उत्तर संतुष्ट मिल रहा है दोनों तरफ, तो ये जांच भी हो गई। हल करने के 2 नंबर, जांच करने के 2 नंबर। ठीक है, 2 2 4। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ मेरे अपने स्वार्थ के लिए। ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं बता भी दे रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे नहीं आता है, पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन तक रटे हुए हैं कि भाई कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ पर है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जाके एक बार देखिए। मैंने पूरी गणित 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 5 बार पढ़ा दिए नए नए सीरीज़ में। इस साल भी मैंने बढ़ा दिया नए सीरीज़ में डिजिटल बोर्ड पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके एक बार प्लीज़ प्लीज़ देखना। मैं जानबूझ के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप देखें। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है प्रश्नावली 10.2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कर लेना और फिर देखना कैसे पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे नीचे दिया हुआ बंटन कक्षा 30 के विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है, माध्यक भार ज्ञात कीजिए। हमें माध्यक निकालना है। ओके, वर्गंतराल नोटिस करना होता है 40 से 45, 45 से 50, 45 पे खत्म हो रहा है, 45 से शुरू हो रहा है। वर्गंतराल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्गंतराल, यहाँ लिखते हैं हम बारंबारता, और यहाँ चाहिए होता है अपने को संचयी बारंबारता। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। यहाँ लिखते हैं हम बारंबारता एफ, और यहाँ लिखते हैं हम संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 40 से 45,
45 से 50, फिर 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ठीक, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए ये हमें दे रखा है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। यहाँ हमें क्या लिखना होता है? कुल लिखना होता है। बोल भी रखा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी टोटल? 30 है। इन सबको जोड़ोगे तो 30 आएगा, देख लेना। एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शाते हैं। अब संचयी बारंबारता निकालना है। पहला वाला वैसे का वैसा रखते हैं। अब नीचे वाला जोड़ो, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ठीक है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 होना चाहिए था। समान है? अगर समान आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, अगर समान नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ कर दी। अब आ जाओ माध्यक निकालने के सूत्र पे। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर N/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F, ये सूत्र होता है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है N/2। क्या निकालना है? N/2। N क्या हमारे पास? 30, F का कुल योगफल 30/2 यानी कि 15। आपको संचयी बारंबारता में पहली बार जो 15 से बड़ा आ रहा है उसको देखना है। पहली बार 15 से बड़ा कौन है? 19। इस सीध में चलो। ठीक है, ये किस सीध में? F के सीध में, ये F है। जहाँ से हमने चेक किया जस्ट उसके ऊपर वाला CF होता है। CF हमारा 13 है और ये हमारा क्या? माध्यिका वर्ग है। क्या है अपना माध्यिका वर्ग? 55 से 60। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा। निम्न सीमा को L से दर्शाते हैं, 55 है। H अंतर कितने हैं? 55 से 60, 5 5 का अंतर है। H अपना 5 है। H हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। ये मत सोचो कि 55 से 60 घटा दिया तो माइनस के 5, नहीं। ठीक है, F हमारा 6 है, CF हमारा 13 है। जहाँ से चेक करते हैं उसके ऊपर वाला CF होता है। अब सभी मानों को उठाकर यहाँ रख दो। L का मान हमारा 55 है, N/2 हमारा 15 था, CF हमारा 13 है, H हमारा 5 है और F हमारा 6 है। 55, 15 में से 13 घटाएंगे 2, 2 पंचे 10, 10/6। ठीक है, 2 3 2 पंचे 10, 3 से भाग देना है 5 में, 3 एकम 3 रहेंगे तो 2 बचेगा, 0.0, 3 छंग 18। ठीक है, तो 55 प्लस 1.6 जोड़ेंगे तो ये 56.6 आ जाएगा लगभग। दशमलव के बाद एक दो स्थान तक दे दो, भाग दोगे तो ये चलता रहेगा भाई, खत्म नहीं होगा कभी। तो ये 1 पॉइंट दशमलव के एक दो स्थान तक ले लो, वही बहुत है। जोड़ देंगे तो 556.6 आए लगभग, लिख लिया, आंसर छोड़ देना। कोई माइका लाल आपका एक नंबर काट नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया कंचा लाल है, हरा नहीं है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो हमें दिया है, क्या दिया है? लाल कंचा। लाल कंचा कितना है? 5। उसके बाद हमें दे रखा है हरा कंचा। ठीक है, हरा कंचा कितना दे रखा है? 4। अब सफ़ेद से लिखूंगा तो सफ़ेद दिखेगा नहीं, है ना, तो सफ़ेद को मैं काले से लिख देता हूँ, सफ़ेद कंचा।
सफ़ेद कंचा कितना है? 8 है। तो हमारे पास कुल कंचा कितना होगा? सबको जोड़ देंगे, 5 + 8 + 4 यानी कि 12 और 5 17 कंचा है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहले वाले पार्ट पे हमें क्या निकालना है? लाल कंचे आने की प्रायिकता। लाल कंचा आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, संभव परिणाम कितना है मेरे भाई? इसकी बात कर रहा है लाल, तो लाल का कितना है टोटल? 5 है संभव। कुल परिणाम कितना है? 17 है। पहले वाले का उत्तर आ जाएगा 5/17। फिर हमें निकालना है सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है दोस्त? हमें निकालना है हरा नहीं है, हरा ना आने की प्रायिकता। किसी चीज की ना आने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता निकाल घटा देते हैं। तो हरा ना आने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि मुझे एक में से हरा आने की प्रायिकता घटा देनी है। ठीक, अब देखिए, हरा संभव परिणाम कितना है? 4, कुल परिणाम है 17। लॉस ऑफ इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है बाबू? 1 है। सो यहाँ से देखो लॉस ऑफ क्या जाएगा? 17 एकम 17, 17 माइनस 1 × 4, 17 में 4 घटाओगे 13/17 आंसर। कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब सारे क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिन हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, 2 में से कोई एक करना है। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, हम सारे करेंगे। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, माना जैकब, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। ठीक, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पहले 5 वर्ष दोनों की आयु निकाल लो, कितनी कितनी होगी? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, अभी x है, तो 5 वर्ष बाद में 5 और जुड़ जाएगा, 5 जोड़ दिया। बाद में जुड़ता है, पहले पश्चात पश्चात में जुड़ता है, पूर्व बोलेगा तो घटेगा। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र को हमने y माना है, तो y + 5 हो जाएगा। अब कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, अब कंडीशन में आ जाओ। कंडीशन में क्या बोला है कि जो बाप है जैकब के, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये बाप है और इधर बेटा है, तो बाप कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए जो छोटा होता है उसमें गुणा करना होता है 3 से, छोटे वाले में गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करो, 3y, 3 ही बचे 15। अब क्या होगा?
प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आके माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि x माइनस के 3y बराबर 10। ये हमें पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व, पहले दोनों की उम्र निकालो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। पांच वर्ष पूर्व ना, 5 घटाना होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, अभी x थी, 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 कम कर देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व जैकब हो गया। अब हम लिखेंगे पुत्र। y में से भी क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा अब प्रश्नानुसार। पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। इधर बाप है और इधर बेटा है, तो बाप कितना गुना बड़ा है, 7 गुना। 7 से गुना होगा छोटे वाले में, कर दिया गुना, 7 वही 7 पंजे 35, प्लस का 7 वही इधर आके माइनस का 7 वही, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, x माइनस के 7 वही, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को हल करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास है x माइनस के 7 वही बराबर माइनस का 30 है, और यहाँ पर है x माइनस का 3 वही बराबर 10 है। समान चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है, घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 3, प्लस का 3, तो यहाँ से माइनस के 4 वही बचेगा, और यहाँ माइनस के 40 हो जाएगा। दोनों नेगेटिव क्या जुड़ जाएगा, इधर माइनस कटा, 4 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 ढाई 40, तो y बराबर हो जाएगा 10। बेटी की जो उम्र होगी वो 10 वर्ष होगी। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपका उत्तर मिल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, x माइनस का 3 y बराबर है 10, तो माइनस का 3 y इधर के हो जाएगा प्लस का 3 y, y का मान है 10, 10 तिया 30, 30 और 10 40 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। बाप की उम्र 40 होगी, बेटे की उम्र 10 वर्ष होगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अथवे वाले में आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको नई एनसीईआरटी बुक में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, पुरानी एनसीईआरटी की 4.3, 7.3, 8.3 और 15.2 अच्छे से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और मॉडल पेपर में भी आ गया है। ये प्रश्न आपको नई एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, 6 नंबर में पूछा गया है। तो जो प्रश्न अभी मैंने बोली वो ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर रोते रहोगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यार, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक दूरी है, ये दूरी है, इस पे हमारी रेलगाड़ी छुकुर छुकुर करके चल रही है। ये रेलगाड़ी है, ठीक है।
जो दूरी है वो फिक्स है, कितनी है? 480 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो रेलगाड़ी है ना, इसकी चाल मैं मान लेता हूँ। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल कितनी है, वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान ली। किलोमीटर घंटा क्यों माना? क्योंकि स्पीड जो दूरी है वो किलोमीटर में, समय हमें घंटे में दे रखा है इसीलिए। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हम जानते हैं, आप ये जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ये चीज़ आप जानते ही हो। तो पहले कंडीशन में आ जाते हैं। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय t1 बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारी 480 है। दूरी हमारी 480 है। और समय जो हमारी चाल है वो एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल को मैंने x माना है। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या है कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, देखो जब चाल कम होती है तो हमें समय ज़्यादा लगता है, चाल ज़्यादा रहती है तो हमें जल्दी घर पहुंच जाते हैं, है ना? द्वितीय शर्तानुसार चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर लगा समय t2 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी तो वही है, चाल बदल गई है। पहले x थी, उससे 8 किलोमीटर और कम हो गई, तो 8 कम कर देना है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। देखो इसके पास समय ज़्यादा है और इसके पास समय कम। अगर चाल कम है तो समय उसके पास ज़्यादा है, तो कितना घंटा ज़्यादा लगता है? 3 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि t2 में से अगर t1 घटा दोगे तो समय का अंतर कितना है? 3 है। ठीक है, t2 का मान रखो 480 बट्टे x माइनस 8। t1 का मान रखो 480 बट्टे x। इधर अपना 3 है। लॉसपा ले लो, नीचे नीचे गुणा करेंगे। x माइनस 8 गुणा x, इसकी गुणा इसके साथ 480x, इसकी गुणा कर दोगे 480x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये यही रहने देते हैं। 8 गुणा 480, इधर है अपना 3। ये नेगेटिव का पॉजिटिव का कटा, ऊपर बचा मेरा 8 गुणा, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 480 बट्टे में x से गुणा करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, और इधर है 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर ऊपर कटेगा। देखो 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 छंग 18, पीछे से 0, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 गुणा 0 0, 8 छंग 48, 4, 8 कम 8 और 4 12, 3 एक कम 3, हम तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी गुणा इसके साथ, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x 1280। अब देखो प्लस के 1280 इधर के हो जाएगा माइनस के 1280, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया।
इसको हल करना है, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। गुणा करने पे 1280 आए, घटाने पे 8। तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो हम इधर गुणनखंड कर लेते हैं। 1280 गुणनखंड करो, छोटे से छोटा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 0, 2 8 16, 0, 2 चौको 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 एक कम 5। अब जोड़ा बना बना के देखना है। घटाने पे 8 चाहिए, घटाने पे 8 चाहिए। सो देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और यहाँ क्या आ रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 40 और 32, 40 में से 32 घटाओगे 8 आ रहा है, हो गया। एक्स स्क्वायर घटाना है 40 में से 32x, जोड़ा बन गया हमारा आराम से। माइनस से अंदर गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा बन गया। पहले जोड़े से आपको माइनस है सिर्फ x, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचा, 40 बचा। 32 माइनस निकालेंगे, x बचेगा और 32 चौक के 128, पीछे से 0। देखो, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, x माइनस 40, और जो उभयनिष्ठ था चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखो, x प्लस 32, इसको 0 मानेंगे। यदि x प्लस 32 बराबर 0 तो प्लस का 32 इधर आके होगा माइनस का 32, जो कि अमान्य है, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, इसको 0 मानेंगे। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो माइनस का 40 इधर आके हो जाएगा प्लस के 40, आंसर। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 9.1 प्रश्नावली का है, मैंने बोला भी था आएगा, आ गया। कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। हमारे पास एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। खंबा यहाँ लगा है, एक खंबा यहाँ लगा है। खंबा 90 अंश का कोण बनाएगा। कह रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर जो बनता है वो 60 और 30 है। एक 60 है, दूसरा 30 है। तो कह रहे खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। माना खंभे की ऊंचाई h, अगर ये h है तो ये भी h होगा, और खंभों से बीच बिंदु की दूरी ज्ञात करो। खंभों से ये जो बिंदु है P, इसकी दूरी ज्ञात करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक, मान लेते कि ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये क्या होगा, 80 में से ये घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, हम नाम देते हैं, P बोला, इसको मैं Q बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ, इसको H बोल देता हूँ, इसको T बोल देता हूँ। प्रश्न पढ़ के जिस बच्चे का चित्र बन गया, आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। अब फॉर्मेलिटी होती है, समकोण त्रिभुज बने, हमको हल करो, आंसर आ जाएगा। तो पहले त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज PQR में। PQR में ये निकालना है और ये भी निकालना है, तो QR बट्टे QP। आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हुई तो ये ऑटोमेटिकली आधार, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। तो बच्चों QR हमने h माना है, QP को मैंने x माना है, tan 60 का मान √3, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, h का मान आ जाएगा √3x। h का मान क्या आ जाएगा
√3x। फिर आ जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज TSP में। देखिए बच्चों, ये भी हमें निकालना और ये भी हमें निकालना है, संबंध लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, TS/P PS। फिर से वही चीज़, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है बच्चों, 30 डिग्री है। TS हमने h माना है और नीचे अपने पास है 80 - x और tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर से गुणा करो, √3h है यहाँ पर और 80 - x एकम 80 - x। अब दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर h का मान रखेंगे, यहाँ पर उठाकर h का मान रखेंगे, कितना है, √3x है। अंडर गुणा अंडर दो बार होने पे सेम हट जाता है, √3x माइनस का x तरह के प्लस का x हो गया, 4x, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, पीछे से 0। x का मान क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 20 मीटर। तो जो पहली दूरी हमें निकालनी थी PQ, जिसको हमने x माना था, वो आ गया 20 मीटर। और हमें PH भी निकालना था। PH क्या था, PH हमारा था 80 - x। x हमारे पास कितना है, 20 है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 60 मीटर। हमें h निकालना है, खंबे की ऊंचाई, क्योंकि h बराबर क्या है, x √3। x का मान रख दोगे, x का मान कितना है, 20। आंसर। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दिखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। अवनमन कोण बोल रखा है, लेकिन हम उन्नयन बना सकते हैं। ये समुद्र है, समुद्र का तल है। समुद्री जहाज से ऊपर से देखने पर दो जहाज, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है, एक यहाँ पर है। उनके जो अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कहते हैं। 30 और 45 है। जितना दूर जाएगा कोण उतना छोटा होता है, जितना पास जाता है उतना कोण बड़ा होता है। ये 30 है, ये 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। मान लेते दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, x है। ये हमें निकालनी है। और हमें क्या बोल रखा है, जो लाइट हाउस है वो उसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर है। इसकी हाइट 75 मीटर है। ठीक है, इसको मैंने x बोला जो कि हमें निकालना है। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ, माना करके लिख देना। ठीक है, नाम देते हैं ABCD। दो समकोण त्रिभुज बने हैं, इनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो त्रिभुज छोटे वाले में आ जाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। ये पता है और ये निकालना इसी चीज में, ये है तो ये ले लो। तो AB पता है और BC आपको चाहिए होगा। AB/BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा क्या है दोस्त मेरे, 45। AB हमने क्या माना है, माना क्या दे रखा है 75। BC हमने y माना है, tan 45 का मान 1 होता है। बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, y एक कम y का मान आ गया 75। y का मान क्या आ गया दोस्त, 75 आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज बड़े वाले में, ABD में। ये पता है, ये निकालना है, इसमें संबंध लगाओ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा AB/DB। आप इतना मत ले लेना तो पूरा ही पड़ेगा ना, आधार है ये। तो ये लंब बट्टे आधार, ये भी आ जाएगा tan थीटा। थीटा हमारा है 30। आगे हल करते हैं। तो AB हमने हमारे पास है 75 और DB क्या है, इतना प्लस इतना, नहीं x और y का योगफल, यह है x + y। और tan 30 का मान होता है दोस्त 1/√3। क्या होगी अब, तिरछी गुणा
इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और ये हमारा 75 गुणा √3। हमें x का मान निकालना है, प्लस का वाई इधर के हो जाएगा माइनस का वाई, और y का मान हमारे पास क्या है 75, उठा के हम यहाँ रख देंगे। 75 ले लो बाइनिस्ट, यहाँ बचेगा √3, 75 एकम 75। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी इतनी होगी। मैंने यहाँ पर माना फाना नहीं लिखा है, वो आप लिख लेना, माना DC x CB y, इतना लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कह रहे ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से, हमारे पास एक ठोस बेलन है, मतलब लकड़ी समझ लो आप, ये ठोस बेलन एकदम लकड़ी का एक टुकड़ा है। क्या बोला गया है कि जिसका ऊंचाई 2.4 है, 2.4 मीटर है, ठीक है, और जिसका व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 1.4 है, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, कुछ तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, सेंटीमीटर नहीं होगा आई थिंक, या तो इसको सेंटीमीटर कर दो या इसको मीटर कर दो। क्वेश्चन में ये थोड़ा सा झोल है, देख लेना, ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ इसको मीटर कर लो, मीटर में ही होगा, ठीक। अब क्या है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुकार खोल काटा जाता है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसके अंदर से एक शंकुकार खोल काटा जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, और ये चीज़ बचती है, ठीक है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय द्रव्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो हमको दिया क्या है, देखो क्योंकि इसी से बनाया गया है, तो शंकु है, बेलन है, नीचे से वृत्त है, सबकी त्रिज्या समान रहेगी, तो जो त्रिज्या है r, वो व्यास का आधा होता है, 1.4 का आधा, यानी कि 0.7 मीटर है। सेंटीमीटर मीटर का थोड़ा देख लेना, ठीक है, मिस्टेक थोड़ा दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में बोर्ड वालों ने। ऊंचाई दोनों की समान है, शंकु व बेलन की ऊंचाई दोनों की सेम है, कितनी है 2.4 है मीटर। तो जब आप आओगे ना, आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। h हमारे पास है 2.4, r हमारे पास है पॉइंट के साथ, यह अपना 576.2 स्थान के बाद यह पॉइंट के 49, जोड़ोगे तो 6.25, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 0.2 स्थान के बाद बाहर आके 1 हो जाएगा, 2.5 मीटर। L आपको ये मिल गया। अब आ जाओ जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपको निकालना है। पृष्ठ मतलब जहाँ जहाँ पर तुम पन्नी चढ़ा सकते हो, पन्नी तुम बाहर बाहर से चढ़ा सकते हो, बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल। पन्नी तुम अंदर से भी शंकु चढ़ा सकते हो, अंदर अंदर शंकु है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अब ये ऊपर वाला खोल तो खुला हुआ, उस पर तो कुछ नहीं चढ़ेगा, लेकिन नीचे क्या है, लकड़ी पूरा सॉलिड है, नीचे नीचे वृत्ताकार भाग है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सो देखिए, सूत्र रखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल 2πRh, शंकु का πRL, और वृत्त का πr²। क्या वो 1 है, πr, यहाँ है 2h, यहाँ पर है L, πr बाहर आ गया, यहाँ से r बचा, रखो मान 22/7, r का मान 0.7, h का मान 2.4,
एल का मान हमें क्या मिला था 2.5 और आर का मान 0.7। 7 × 7 22 × 22 दशमलव 1 स्थान के बाद 24 दूनी 48 दशमलव 1 स्थान के बाद ये आ जाएगा 25 में 7 जोड़ोगे 32 दशमलव 1 स्थान के बाद, तो ये हो जाएगा 22, 5 और 3 ये हो जाएगा 8। 4.8 में 3.2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 दशमलव 1 स्थान के बाद इतना मीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा आंसर। हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, हमारे पास एक बेलन है। ठीक, बेलन क्या बोला, 220 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, यहां से लेकर ऊंचाई यहां तक 220 है, और जो आधार का व्यास है वो 24 है, यहां से लेकर यहां तक 24 है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन है, आरोपित है, अध्यारोपित नहीं बोला गया, आरोपित बोला गया। इसके ऊपर और एक बेलन है, ठीक, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर और जिसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लोहे का एक स्तंभ बना है, सॉलिड है, इस स्तंभ का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, जबकि ये दिया गया है कि घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो पहले हमें आयतन निकालना होगा, जितना भी आयतन आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे दिया है 2 बेलन है, बड़ा बेलन छोटा बेलन है, आम भाषा में लिख रहा हूं मैं, बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई और फिर त्रिज्या भी चाहिए होगा। बड़े बेलन की ऊंचाई को मैं कैपिटल एच लिखता हूँ, क्या दे रखा है 220 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है, 2 1 कम 2 2 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाओ छोटे वृत्त, छोटे बेलन, छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, और फिर आ जाओ त्रिज्या आर। छोटे बेलन की जो हमें ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 60, त्रिज्या दे रखी है 8। ठीक हो गया, जो दे रखा वो हमने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न में। तो ठोस का आयतन, आयतन क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इसने बोल रखा है ना घन सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, आयतन होता है, 8 ग्राम के बराबर है। तो इस ठोस का जितना आयतन होगा उसका अगर मुझे द्रव्यमान निकालना है तो मुझे 8 ग्राम से गुणा कर देना है, इसलिए मुझे आयतन निकालना पड़ रहा है। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। ठीक है जी, बड़े बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, छोटे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई मेरा उभयनिष्ठ है, आर स्क्वायर एच बचेगा अंदर, आर स्क्वायर एच यहाँ बचेगा, पाई का मान 3.14, आर आर हमारे पास क्या है, बड़ा वाला 12 है, 12 का वर्ग, एच हमारे पास कितना है 220 है, स्मॉल आर कितना है 8 है, और स्मॉल एच कितना है 60 है। थोड़ा कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचा पाऊँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा बुरा लग रहा है आपको, तो जगह नहीं है ना मेरे पास कैलकुलेटर। सो देखिए
इधर अपने पास क्या 3.14 है, 12 गुणा 12 144 होता है, 144 को गुणा कर देंगे 220 से, तो ये आ जाएगा 31,680। 8 8 64 होता है, 64 को गुणा कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 3,840। 3,840 में हमें जोड़ना है 31,680, 3.14, इसमें गुणा कर देंगे 35,520। ठीक है, 35,520 को हमें गुणा करना है 3.14 से, तो ये आ जाएगा 111,532.8, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ गया। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, चलो मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। चूँकि हमें क्या दे रखा है, चूँकि 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है दोस्त, 8 ग्राम है, इसलिए जितना भी आया है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन क्या होगा, जितना भी उससे को 8 से गुणा कर देना है, 111,532.8 गुणा 8। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, उतना ग्राम। ठीक है, उसको हमें गुणा कर देना है 8 से, तो ये 8 जाएगा 892,262.4। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देना। तो इस तरीके से मैंने यूपी बोर्ड कक्षा 10 की जो गणित है, जो लेटेस्ट मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, वो मैंने फुल सॉल्व कर दिया है सबसे आसान एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आप गूगल जेमिनी में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, तो हमारी वीडियो टॉप पे आएगी। मैंने पूरी गणित वगैरह ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। बाकी तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट चेक करें, कोर्सेज वाला फीड चेक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।